हाँ निकिता, अब तुम स्टार्ट कर सकते हो। ओके सर। हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है एचपीएलसी। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। तो जैसे हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते आए हैं कि क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है मिक्सचर से सेपरेट होते हैं। इसके अंदर एक मोबाइल फेज होती है जो कि लिक्विड होगी, और ये जो मोबाइल फेज एज ए लिक्विड यूज की जा रही है इसको बोलते हैं इल्यूएंट। सेकेंड इसमें होती है स्टेशनरी फेज, जो कि सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है। तो बेसिकली लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होता है, एक स्टेशनरी फेज होती है, एक मोबाइल फेज होती होती है, और उसके अंदर एक मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है जिसको रन करवाते हैं हम, ताकि वो फर्दर सेपरेट हो उसके अंदर के कंपोनेंट्स। फिर हम जब एचपीएलसी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि एचपीएलसी जो है वो एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। तो हमें पता होना चाहिए कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी और प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। सो जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है उसके अंदर एक कॉलम होता है जिसे हम सेपरेशन कॉलम बोलते हैं। इसके अंदर जो पैकिंग मटेरियल होता है उसे फिल किया जाता है, एंड देन फर्दर इसमें सेपरेशन होता है। जबकि जो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी होती है उसे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी भी बोल सकते हैं। इसके अंदर जो सॉलिड मटेरियल है, जो स्टेशनरी फेज है, वो पेपर पे होगी और वहां पे फर्दर सेपरेशन होगा, जैसे कि हम टीएलसी के अंदर देखते हैं। सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी की क्रोमेटोग्राफी होती क्या है और क्या डिफरेंस है अदर क्रोमेटोग्राफी और एचपीएलसी के अंदर। देन नेक्स्ट सर, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जब क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म होती है कॉलम के अंदर, तो बेसिकली जो स्टेशनरी फेज है उसे कॉलम के अंदर फिल कर दिया जाता है, एंड देन ऊपर से जो मोबाइल फेज होता है उसको डाला जाता है, रन करवाया जाता है। तो जो कंपोनेंट का मिक्सचर है उसकी एफिनिटी जिस सॉल्यूट के साथ ज्यादा होगी, मतलब कि अगर स्टेशनरी फेज के साथ उसकी एफिनिटी ज्यादा है तो वो कम रन करेगा, और अगर मोबाइल फेज के साथ उसकी एफिनिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा रन करेगा और जल्दी कॉलम से बाहर आ जाएगा। तो जैसे जैसे मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट से कंपोनेंट्स बाहर आते जाएंगे, वैसे वैसे उनका डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्शन होगा और क्रोमेटोग्राम बनता जाएगा। उसकी एक पीक आएगी और उस पीक से हम उस पर्टिकुलर कंपाउंड को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे फिर उसका एक ग्राफ कर्व बन के आएगा हमारे पास, जिसके अंदर हम रिटेंशन टाइम, नॉन रिटेंशन टाइम, उसका पीक एरिया और हाइट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। देन हम ये देखेंगे कि ये जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, ये हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यानी एचपीएलसी में कैसे यूजफुल है। मतलब लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का पार्ट है एचपीएलसी, तो क्यों हम एचपीएलसी परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ दो बेसिक रीजन बताए गए हैं। फर्स्ट है हाई डिग्री ऑफ सेपरेशन, मींस की जो एचपीएलसी इसलिए परफॉर्म की जाती है क्योंकि ये जो है हाई डिग्री ऑफ सेपरेशन प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पैकिंग मटेरियल है वो बहुत ही ज्यादा फाइन होता है, उसका जो साइज है वो 3 to 10 माइक्रोमीटर का होता है, और इस वजह से इसके अंदर जो सेपरेशन है वो बेटर होता है, इसलिए एचपीएलसी को प्रायोरिटी दी जाती है। देन सेकेंड रीजन है रिडक्शन ऑफ एनालिसिस टाइम, यानी कि जो टाइम है कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का, आइडेंटिफाई करने का, वो कंपैरेटिवली कम होता है एचपीएलसी के अंदर, इसलिए एचपीएलसी को यूज किया जाता है। अब इसमें क्यों एनालिसिस का टाइम कम हो रहा है, तो रीजन है फर्स्ट डिलीवरी ऑफ एल्यूएंट बाय द पंप, क्योंकि इसके अंदर पंप सिस्टम यूज किया जाता है। तो पंप क्या करता है कि जो मटेरियल है उसको जल्दी ट्रांसफर करवाता है, उसको जल्दी फ्लो करवाता है। तो वहां पे इल्यूएंट की जो डिलीवरी है वो पंप के थ्रू होती है, इसलिए एनालिसिस टाइम कम है। और सेकंड रीजन है डिमांड फॉर स्पेशल इक्विपमेंट दैट कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर। तो इसके अंदर स्पेशल टाइप के इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हाई प्रेशर को भी रिटेन कर सकता है, उसको भी सहन कर सकता है, और उसपे भी वो टूटेगा नहीं। मतलब कि हम इसमें पंप के थ्रू हाई प्रेशर लगाएंगे ताकि एनालिसिस टाइम कम हो, इजी फ्लो हो। तो हमें ऐसा इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट लगाना है, ऐसे इक्विपमेंट्स लगाने हैं जो कि उस हाई प्रेशर को रिटेन कर पाए। तो ये दोनों क्वालिटीज इस इक्विपमेंट में मिलती है, इस इंस्ट्रूमेंट में मिलती है, और इसलिए एचपीएलसी को प्रिफर किया जाता है।
देन नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि HPLC बेसिकली होता क्या है. So next is what is HPLC? HPLC, that is high performance liquid chromatography as in column chromatography टेक्निक. तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड प्लेनर क्रोमेटोग्राफी. तो उन दोनों के अंदर ये जो HPLC है ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का पार्ट होता है. इसके अंदर कैसे कैसे हम HPLC को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, तो 7 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट है कि अ कार्ट्रिज और अ कॉलम इज पैक्ड विद सॉर्बेंट दैट इज स्टेशनरी फेज. तो HPLC के अंदर बेसिकली एक कॉलम होता है जिसके अंदर स्टेशनरी फेज या कोई भी सॉल्वेंट जो है वो फिल किया हुआ होता है. सेकंड है कि लिक्विड दैट इज मोबाइल फेज इज पास थ्रू द पैक्ड कॉलम. तो इसमें जो मोबाइल फेज होती है जो कि HPLC में लिक्विड होता है वो उस पैक्ड कॉलम के थ्रू पास किया जाता है. थर्ड है अ डिसॉल्व सैंपल इन अ लिक्विड इज इंजेक्टेड द फ्लो पाथ ऑफ द मोबाइल फेज. दिस इज एन सैंपल बैंड. थर्ड इसके अंदर क्या होता है, सैंपल होता है. ये जो सैंपल है ये उस मोबाइल फेज के अंदर जो कि हमारा लिक्विड है उसके अंदर इंजेक्टेड किया हुआ होता है और इस मोबाइल फेज को जो फ्लो पाथ है उसमें से रन कराया जाता है और इसको बोलते हैं सैंपल बैंड. क्योंकि बेसिकली जब वो फ्लो हो रहा होगा तो सेपरेशन हो रहा होगा और डिफरेंट डिफरेंट सैंपल के बैंड्स बनेंगे. देन फोर्थ पॉइंट है अ सैंपल बैंड separates into individual analyte band as it passes through the HPLC column. तो जैसे जैसे HPLC बैंड के अंदर से ये सैंपल बैंड जो है वो पास होता जाएगा वैसे वैसे सेपरेशन होता जाएगा इंडिविजुअल एनालाइट बैंड का और आपको सेपरेशन वहां पे दिखता जाएगा. जो सेपरेशन है वो एफिनिटी की बेसिस पे है, यानी कि जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज से ज्यादा होगी वो सबसे बाद में बाहर आएगा और जिसकी एफिनिटी मोबाइल फेज से ज्यादा होगी वो सबसे पहले बाहर आएगा. देन इसकी भी हाफ पे सेपरेशन हो जाएगा. फिर ये जो एनालाइट बैंड है ये डिटेक्ट किए जाएंगे, इसके डिटेक्शन के लिए डिटेक्टर्स लगे होते हैं. देन अ क्रोमेटोग्राफ इन जनरेटेड एनालाइट बैंड्स आर सीन एज पीक. देन ये जो बैंड सेपरेट हुए हैं जो कि डिटेक्टर ने डिटेक्ट किए हैं उस डिटेक्टर के थ्रू कंप्यूटर जुड़ा हुआ होता है जिससे कि क्रोमेटोग्राम बनता है और डिफरेंट एनालिटिकल बैंड्स की आपको पीक दिखाई देगी और उन पीक के बिहाफ पे हम उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करेंगे. तो 7 पॉइंट में लास्ट हम करेंगे पीक इज क्वांटिटेटिव. दैट मीन्स कि हम उसको पता करेंगे कि कौन सा सैंपल है, कितना उसका अमाउंट है और उसके रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन हम वहां से गेन कर सकते हैं उस ग्राफ के बेसिस पे, उसकी पीक के बेसिस पे. देन अगर हम इसको इन शॉर्ट टर्म बोले तो सबसे पहले होता है हमारे पास सॉल्वेंट जो कि मोबाइल फेज रिजर्वॉयर है. इसको हम पंप की हेल्प से HPLC कॉलम के अंदर इंजेक्ट करते हैं. पंप को हम सॉल्वेंट मैनेजर या सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम बोल सकते हैं. जब हम पंप के थ्रू इंजेक्ट कर रहे होते हैं तो पंप के जस्ट बाद वहां पे एक सैंपल इंजेक्टर होता है जिससे कि हम सैंपल को इंट्रोड्यूस करते हैं HPLC कॉलम में और इसके लिए ऑटो सैम्पलर या सैंपल मैनेजर होता है. देन HPLC कॉलम के अंदर पैकिंग मटेरियल होता है. इस पैकिंग मटेरियल से जैसे जैसे हमारा सॉल्वेंट विद सैंपल पास आउट होता है सेपरेशन होगा, देन डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा और फिर फाइनली वो वेस्ट होके बाहर निकल जाएगा. जब डिटेक्टर ने उसको डिटेक्ट कर लिया तो वो डिटेक्टर कंप्यूटर के थ्रू क्रोमेटोग्राम बनाएगा और ये इसको बोलते हैं कंप्यूटर डाटा स्टेशन जहां पे पीक्स के थ्रू हम कंपाउंड को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको क्वांटिफाई करेंगे. देन नेक्स्ट अगर इसी के अंदर हम डिफाइन करें HPLC को तो HPLC बेसिकली क्या है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है. ये एक एनालिटिकल टेक्निक होती है जिसके थ्रू डिफरेंट कंपाउंड्स को उसके मिक्सचर से सेपरेट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है एंड क्वांटिफाई किया जाता है. ये जो HPLC होती है वो हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है क्योंकि जैसे कि हमने रीजन में देखा भी लास्ट कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर HPLC को क्यों प्रीफर किया जाता है तो हमने वहां भी बोला कि इसकी हाई परफॉर्मेंस होती है. इसकी हाई परफॉर्मेंस क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टेशनरी फेज होती है उसका पार्टिकल साइज बहुत कम होता है और उसकी रेंज अराउंड 3.5 टू 10 माइक्रोमीटर होती है. देन इसके अंदर इसके बेटर होने का या इसकी हाई परफॉर्मेंस होने का सेकंड रीजन है
कि इसके अंदर बहुत हाई प्रेशर रखा जाता है और ये जो प्रेशर है वो अराउंड 1000 टू 4000 साई का अराउंड होता है, जिसके थ्रू जो कंपाउंड्स हैं उनका रैपिड सेपरेशन होता है। अगर हम इन शॉर्ट एचपीएलसी को डिफाइन करें तो एचपीएलसी इज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, यानी एचपीएलसी जो है वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का एक फॉर्म है, एक पार्ट है, जिसको यूज किया जाता है डिफरेंट कंपाउंड्स के सेपरेशन के लिए। और ये जो कंपाउंड्स हैं ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होते हैं। ये जो एचपीएलसी इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर मोबाइल फेज होती है, पंप होता है, एक इंजेक्टर होता है और एक सेपरेटिंग कॉलम होता है, और इन द लास्ट एक डिटेक्टर होता है जिससे कि हम कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं। फिर हमने सबसे पहले जब स्टार्टिंग में क्रोमेटोग्राफी पढ़ा होगा तो वहां पे हमने क्रोमेटोग्राफी को थ्रू जो रेट होती है कि क्रोमेटोग्राफी की एफिशिएंसी क्या है, क्रोमेटोग्राफी में किस तरीके से वहां पे सेपरेशन हो रहा है, तो उसको बताने के लिए एक इक्वेशन देखी थी, दैट इज बॉन्ड डीमार इक्वेशन, जिसके अकॉर्डिंग HETP दैट इज हाई इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट इज इक्वल्स टू A प्लस B अपॉन म्यू प्लस C म्यू, जहां पे A इज इक्वल्स टू AD's डिफ्यूजन, B इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन, C is equals to mass transfer rate and mu is equals to flow rate of mobile phase। यहाँ पे जब HPLC की हम बात करते हैं तो इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन नहीं होता है, इसलिए B is equals to 0 होता है, and because of this HETP is equals to A plus C mu। अब इसको हम वहां से कोरिलेट करेंगे कि अगर B is equals to 0 है तो उसका मीनिंग क्या होगा। देन अगर हम एचपीएलसी पे वापस आए तो हम ये देखेंगे कि एचपीएलसी के अंदर स्टेशनरी फीस क्या होती है, मोबाइल फीस क्या होती है, कौन सा कॉलम यूज करते हैं, कौन कौन से डिटेक्टर्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं। तो इसमें मोबाइल फीस यूज की जाती है एसीटोनाइट्राइल, मिथेनॉल एंड वाटर, और इसमें एसिडिफायर्स, बफर्स और बेसिफायर्स भी यूज किए जाते हैं बेटर सेपरेशन के लिए। देन इसमें स्टेशनरी फीस जो यूज की जाती है उसका पार्टिकल साइज होता है 3.5 टू 10 माइक्रोमीटर। इसमें दो टाइप की स्टेशनरी फेज यूज की जाती है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली एचपीएलसी परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट यानी नॉर्मल फेज एचपीएलसी यूज कर रहे हैं तो वहां पे स्टेशनरी फेज होगी सिलिका जेल, जबकि जब आप रिवर्स फेज एचपीएलसी यूज करते हैं तो वहां पे स्टेशनरी फेज होती है ओडीसी सिलिका जेल, जहां पे ओडीसी का मतलब है ऑक्टाडोकाइल सिलिकेट। देन अगर हम बोल रहे हैं कि एचपीएलसी में कॉलम होता है तो कौन सा कॉलम यूज किया जाता है एचपीएलसी के लिए, तो एचपीएलसी में दो तरह के कॉलम्स होते हैं, एनालिटिकल कॉलम्स और प्रिपरेटिव कॉलम्स। प्रिपरेटिव कॉलम्स जो कि आपको मार्केट में बने बनाए मिलते हैं, आप उनको सीधा लाके यूज कर सकते हैं। तो किस टाइप की क्रोमेटोग्राफी है, किस टाइप की एचपीएलसी है, उसके बिहाफ पे भी दो टाइप के कॉलम होते हैं। फर्स्ट होता है नॉर्मल फेज कॉलम एंड सेकंड होता है रिवर्स फेज कॉलम। रिवर्स फेज कॉलम के अंदर भी फर्दर दो टाइप होते हैं, एक होता है C18 दैट इज कार्बन 18 एंड सेकंड है C8 दैट इज कार्बन 8 कॉलम, यानी कि इसके अंदर जो कार्बन चेन है उसके अंदर C8 के अंदर 8 कार्बन है एंड C18 के अंदर 18 कार्बन है। ये जो कॉलम्स होते हैं वो बेसिकली स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं क्योंकि इन्हें हाई प्रेशर को सहना है, और इन कॉलम्स का डायमीटर जो है वो 4 टू 6 mm होता है और इसकी लेंथ 20 mm टू 500 mm तक होती है। देन इसमें जो डिटेक्टर्स यूज किए जाते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। यहाँ हम डिटेक्टर्स के टाइप डिस्कस कर रहे हैं, डिटेक्टर्स का स्पेसिफिक नाम नहीं यूज कर रहे हैं। तो 4 टाइप्स के डिटेक्टर्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। फर्स्ट होता है बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर, सेकंड होता है सॉल्यूट मास प्रॉपर्टी डिटेक्टर, थर्ड होता है मास मल्टीपर्पज डिटेक्टर एंड फोर्थ होता है इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर। फिर हम जैसा कि अभी हम स्टेशनरी और मोबाइल फेज में भी हमने कॉलम्स में भी बात करी कि दो तरीके की एचपीएलसी होती है, एक होता है नॉर्मल फेज और एक होता है रिवर्स फेज। तो नॉर्मल फेज जो एचपीएलसी होती है उसके अंदर मोबाइल फेज जो होती है वो नॉन पोलर होता है और जो स्टेशनरी फेज होती है वो पोलर होता है। तो यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज यूज होगी उसका नाम है सिलिका जेल, सिलिका जेल दैट इज SiO2, और इसके अंदर सिलिकॉन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये जो सिलिनॉल ग्रुप है
ये इसके पोलर फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो सिलिनॉल ग्रुप है ये 3 फॉर्म्स में होता है। फर्स्ट आप देख सकते हैं कि प्री फॉर्म में है, यानी कि वो फर्दर आगे किसी से बाउंड नहीं है। सेकेंड है विजिनल। विजिनल का मतलब होता है कि दो सिलिक एसआई के मॉलिक्यूल है और दोनों के पास पास में OH OH ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर एक ही सिलिकन से दोनों OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे जर्मिनल फॉर्म। तो इस तरीके से 3 तरह से ये प्रेजेंट हो सकते हैं। देन सेकेंड होता है रिवर्स फेज SPLC, जो कि नॉर्मल फेज का रिवर्स होता है, मतलब उसका उल्टा होता है। तो इसमें क्या होगा कि मोबाइल फेज पोलर होगी और स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होगी। पहले हमारे नॉर्मल वाले में क्या था, मोबाइल फेज नॉन पोलर थी और स्टेशनरी फेज पोलर थी। तो यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज है वो क्या होगी, वही सेम सिलिका जेल होगी। लेकिन हमने तो लास्ट देखा कि सिलिका जेल क्या है, वो पोलर है, तो हम उसको क्या करेंगे, नॉन पोलर में कन्वर्ट करेंगे। इसको नॉन पोलर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इस SiO2 को डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में 24 to 48 हार्स तक डाइल्यूट HCl से हीट किया जाता है और उसको ट्रीट किया जाता है फर्दर ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन से। ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन का मतलब है कार्बन, उससे अटैच है 2 CH3, एक क्लोरीन और एक R, जहां पे R का मीनिंग है C18H37, दैट इज जो हमने कॉलम के अंदर बोला था C18 वाला कॉलम। और दूसरा हो सकता है R इज इक्वल टू C8H17। ये जो है कार्बन की चेन है बेसिकली जो अटैच होगी, और इसकी अटैचमेंट की वजह से, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी नॉन पोलर चेन इससे अटैच हो रही है, तो जो पूरा कंपाउंड है वही नॉन पोलर बन जाता है इसमें। ये हमने बेसिक चीजें HPLC से रिलेटेड समझ ली है। अब नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो ध्यान रखेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट नोट के अंदर है रिटेंशन टाइम, कि रिटेंशन टाइम क्या होता है। तो रिटेंशन टाइम जो है वो टाइम है जो सॉल्यूट लेता है क्रोमेटोग्राफिक कॉलम से पास आउट होने के लिए। और इससे हम जो इंजेक्शन टाइम है बेसिकली वो डिटेक्ट करते हैं कि हमने सैंपल को इंजेक्ट किया, इंजेक्ट होने से लेकर के बाहर निकलने तक वो जितने टाइम के लिए उस कॉलम में रिटेन करेगा, उसमें रहेगा, उसको बोलेंगे हम रिटेंशन टाइम। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक स्टार्टिंग था जब टाइम 0 पे मोबाइल फेज के अंदर कोई भी सैंपल नहीं था, और एक सर्टेन एक्स टाइम होगा जब उसके अंदर एक सर्टेन जो कॉलम की लेंथ है उसको वो पास कर लेगा, उसको बोलेंगे हम रिटेंशन टाइम। देन सेकेंड पॉइंट हम ध्यान रखेंगे नोट के अंदर कि आइसोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है। तो आइसोक्रेटिक सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर मोबाइल फेज का जो कंपोजिशन है वो पूरे सेपरेशन फेज के टाइम पे सेम रहता है। यानी कि जो आपने मोबाइल फेज इंसर्ट करी है, लास्ट में आपको वो एज इट इज मिल रही है। तो ये जो आइसोक्रेटिक सिस्टम होता है, ये आइसोक्रेटिक इल्यूशन होता है, ये टर्म हम क्रोमेटोग्राफी में तब यूज करते हैं जब मोबाइल फेज जो है वो पूरे टाइम पीरियड के लिए कांस्टेंट कंसंट्रेशन में बनी रहे। इसके अंदर जो लेट इल्यूशन की पीक है वो फ्लेट आएगी और ब्रॉड आएगी, मतलब कि जब पूरा सेपरेशन हो जाएगा उसके बाद जो पीक आएगी वो फ्लेट आने लग जाएगी। और इसकी सिलेक्टिविटी जो है वो कॉलम के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है। देन जो इल्यूशन होगा कॉलम से, तो जब पास हो रहे हैं तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले येलो बैंड निकल रहा है, देन रेड बैंड निकलेगा, एंड इन द लास्ट सबसे लास्ट में ब्लू बैंड बाहर आएगा। तो इसको देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि जब ब्लू बैंड जो है निकलेगा तो उसकी जो पीक आएगी वो सबसे छोटी आएगी और सबसे ज्यादा ब्रॉड आएगी, क्योंकि उसने सबसे स्लो ट्रेवल किया है। तो वो पूरा फुल्ली जब बाहर निकल जाएगा तो आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं कि सबसे पहले जो निकल रहा है बाहर उसकी पीक सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद वाले की उससे कम है लेकिन वो उतना ब्रॉड हो गया है थोड़ा ज्यादा, लास्ट वाले की सबसे ज्यादा ब्रॉड है लेकिन उसकी जो पीक है, उसकी जो हाइट है वो सबसे कम है। सर और नीचे। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये HPLC कॉलम है, जब ये डिटेक्टर फ्लो सेल से पास हुआ तो इंजेक्शन स्लंट के अंदर इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिला। फिर तीसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है HPLC समझने से पहले कि आइसोक्रेटिक सिस्टम और ग्रेडियंट सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है।
तो आइसोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो आइसो वर्ड है उसका मतलब होता है सेम। तो इसमें क्या होगा, जो सॉल्वेंट का कंपोजिशन है वो पूरी एंटायर फेज में सेम रहेगा। जैसे अगर आपने मोबाइल फेज में अल्कोहल और वाटर का कंसंट्रेशन 60:40 में लिया है, तो वो पूरी जो फेज होगी, पूरी जब पास हो रहा होगा मोबाइल फेज कॉलम से, तो पूरा टाइम वो कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी। जबकि जो ग्रेडियंट होता है उसके अंदर सॉल्वेंट का जो कॉम्पोजिशन है वो रन करते वक्त चेंज हो जाता है, उसके अंदर ग्रेजुअली चेंज आते हैं या स्टेप बाय स्टेप चेंजेस आते हैं। तो जब चेंजेस आएंगे तो उसको हम ग्रेडियंट सिस्टम बोलेंगे, और जब चेंज नहीं आएंगे तो हम उसको आइसोक्रेटिक सिस्टम बोलेंगे। तो जब हम एचपीएलसी की बात कर रहे हैं तो हमें कौन सा सिस्टम मेंटेन करना है, आइसोक्रेटिक सिस्टम। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा मेन जो टॉपिक है वो है एचपीएलसी की इंस्ट्रूमेंटेशन। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको देख के हमें ये पता चल रहा है कि इसके अंदर बेसिकली क्या क्या इक्विपमेंट्स होते होंगे। तो फर्स्ट इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ऊपर सॉल्वेंट रिजर्वॉयर है, फिर उसके नीचे है डिगेजर, उसके नीचे है वैक्यूम पंप, उसके नीचे आप देख सकते हैं सॉल्वेंट मिक्सिंग वॉल। उससे आगे जाएंगे तो आपको एक एचपीएलसी पंप दिख रहा है, ये एचपीएलसी पंप फर्दर जाएगा गार्ड कॉलम में। फिर नेक्स्ट उसमें सैंपल का इंजेक्शन होगा, फिर वो जाएगा एनालिटिकल कॉलम से, एंड देन डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करके रिकॉर्डिंग हमें देगा, मींस की हमें जो उसकी पीक है वो मिलेगी। तो इसी इंस्ट्रूमेंटेशन को हमें समझना है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट आता है सॉल्वेंट रिजर्वॉयर। तो सॉल्वेंट रिजर्वॉयर फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है बाइनरी सिस्टम और सेकंड होता है क्वार्टनरी सिस्टम। तो बाइनरी के अंदर बेसिकली दो होंगे और क्वार्टनरी के अंदर 4 सॉल्वेंट रिजर्वॉयर लगे होंगे। देन जो ग्रेट सॉल्वेंट्स होते हैं वो काफी प्योर होते हैं और वो ही एचपीएलसी के अंदर यूज किए जाते हैं। देन सेकंड होता है डिगेजर। ये जो डिगेजर होता है ये वैक्यूम पंप के थ्रू वर्क करता है, और इसका काम होता है कि जो भी सॉल्वेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर से जितनी भी गैसेस हैं उनको रिमूव करना, ताकि जो सॉल्वेंट है वो प्रॉपरली रन हो सके और उसमें भी कोई भी हिंडर नहीं हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो उसके रनिंग के लिए। देन थर्ड होता है सॉल्वेंट मिक्सिंग वॉल्व। ये जो सॉल्वेंट मिक्सिंग वॉल्व है मिक्स पाइप है टेफ्लॉन का, दैट होते हैं होते हैं फर्स्ट क्या पूरे प्रोसेस के टाइम प्रेशर रखे और बोलते हैं। एक सेकेंड। तो जो काट ठीक है सर। हाँ तो सेकंड है डिगेजर। सेकंड है डिगेजर। डिगेजर क्या होता है, ये बेसिकली वैक्यूम पंप के थ्रू एक्ट करता है। इसका काम है सॉल्वेंट के अंदर से जो गैसेस है उनको रिमूव करना, ताकि जो सॉल्वेंट है वो प्रॉपरली मूव कर सके फर्दर कॉलम के अंदर और कोई भी हिंडरिंग नहीं हो, कोई भी रुकावट नहीं आए। देन थर्ड होता है सॉल्वेंट मिक्सिंग वॉल्व, जिसका काम है जो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैं उनको प्रॉपरली अच्छे से मिक्स करना। इस मिक्सिंग के लिए ये पाइप्स को यूज करता है। इसमें जो पाइप यूज होते हैं वो टेफ्लॉन के बने होते हैं। टेफ्लॉन को हम बोल सकते हैं कि पॉली टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, दैट इज PTFE। देन नेक्स्ट होता है एचपीएलसी पंप। ये जो एचपीएलसी पंप है ये दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट एक होता है कांस्टेंट प्रेशर पंप एंड सेकंड होता है कांस्टेंट फ्लो रेट पंप। तो जैसी हमारी डिजायर है, जैसी हमारी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग हम पंप वहां पे यूज कर सकते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पंप के अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और कांस्टेंट फ्लो रेट पंप के अंदर जो फ्लो रेट है वो कांस्टेंट रहेगी। स्पेसिफिकली एचपीएलसी के अंदर जो फ्लो रेट है वो 1 ml पर मिनट की रेट से जो सॉल्वेंट है वो रन करता है। देन नेक्स्ट आता है गार्ड कॉलम। इस गार्ड कॉलम को प्री कॉलम भी बोला जाता है, क्योंकि हमारा मेन कॉलम जो है वो एनालिटिकल कॉलम होता है।
और एनालिटिकल कॉलम में जाने से पहले एक और कॉलम से हमारा सॉल्वेंट पास हो रहा है, इसलिए इसे गार्ड कॉलम या प्री कॉलम बोलते हैं। इसका काम है मेन एनालिटिकल कॉलम को गार्ड करना। तो ये जो गार्ड कॉलम होता है उसको यूज किया जाता है एनालिटिकल कॉलम को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सॉल्वेंट के अंदर अगर कोई भी कंटामिनेशन है तो गार्ड कॉलम उसे डिटेक्ट कर लेगा और उसको हमें पता चल जाएगा कि कोई इसमें प्रॉब्लम है, कोई कंटामिनेशन है, तो या तो हम उसको क्योर करेंगे या फिर गार्ड कॉलम ही उसको प्योरीफाई कर देगा। इस गार्ड कॉलम का जो इंटरनल डायमीटर होता है वो होता है 4 to 5 mm और इसकी लेंथ है 2 to 10 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। जैसे ही गार्ड कॉलम से एनालिटिकल कॉलम में हमारा सॉल्वेंट जाएगा उसके बीच में हम सैंपल को इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करने के लिए हमारे पास 3 इंजेक्टर है। फर्स्ट है सेप्टम इंजेक्टर जिसके अंदर माइक्रो सिरिंज को यूज किया जाता है। देन सेकंड होता है स्टॉप फ्लो सेप्टम लेस इंजेक्टर एंड थर्ड होता है माइक्रो वॉल्यूम सैंपलिंग जिसके थ्रू एक्यूरेसी अचीव की जाती है और ये ऑटो सैंपलिंग के प्रोसेस पे वर्क करता है, यानी कि खुद ही ये सैंपलिंग कर लेता है। और इसके थ्रू हम माइक्रो वॉल्यूम बोला है, यानी कि इसमें माइक्रो लेवल तक वॉल्यूम जो है उसको इंजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि माइक्रो लेवल पे भी सेपरेशन ये कर सकता है। तो उसको हमने यहाँ इंजेक्टर के थ्रू इंजेक्ट कर दिया। देन नेक्स्ट आता है एनालिटिकल कॉलम जिसके अंदर मेन HPLC परफॉर्म हो रही है। इस एनालिटिकल कॉलम की जो लेंथ है वो 10 to 30 सेंटीमीटर है। इसका इंटरनल डायमीटर 4.6 mm और एक्सटर्नल डायमीटर 6.35 mm होता है। ये जो कॉलम है ये स्टेनलेस स्टील का बना है क्योंकि जैसे कि पहले बताया गया है कि इसको हाई रेजिस्टेंस शो करना है प्रेशर के लिए, यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशर भी हम अगर अप्लाई करें तो भी ये टूटना नहीं चाहिए और इसमें अच्छे से सेपरेशन होना चाहिए। तो इसके अंदर जो पैकिंग मटेरियल है उसको हम 14,000 से 15,000 साइज तक प्रेशर अप्लाई करते हैं। देन एनालिटिकल कॉलम के बाद जो हमारा सैंपल है वो सेपरेट होकर के डिटेक्टर से पास आउट होगा। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के डिटेक्टर्स यूज करते हैं, जैसे कि बल्क प्रॉपर्टी के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर और कंडक्टिविटी डिटेक्टर, कंसंट्रेशन प्रॉपर्टी के अंदर यूवी विजिबल और फ्लोरोसेंस, जिसके अंदर सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला डिटेक्टर है यूवी विजिबल। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर के अंदर एम्पीरोमेट्रिक डिटेक्टर यूज किया जाता है, फ्लोरोसेंस डिटेक्टर यूज किया जाता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेक्टर यूज किया जाता है जो कि बेटर आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है, इवोपरेशन लाइट स्कैटरिंग यूज की जाती है एंड डिफरेंट अदर डिटेक्टर्स यूज किए जाते हैं इन कंपाउंड्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये तो हो गया नॉर्मल फेज HPLC। इसके अलावा हमने रिवर्स फेज HPLC की भी बात करी थी जिसके अंदर रिवर्स किया जाता है प्रोसेस। तो इसको हम बैक प्रेशर इन HPLC बोलेंगे कि इसमें बैक प्रेशर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो बैक प्रेशर में क्या होता है, जब कॉलम में रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है तब वहां पे बैक प्रेशर अप्लाई किया जाता है। लो बैक प्रेशर जब होगा कॉलम में, कोई भी नया कॉलम होगा तो उसमें बैक प्रेशर को कम रखा जाएगा और अगर कॉलम पुराना हो गया है, काफी यूज टू हो गया है, तो उसमें हम हाई बैक प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो जब स्टेशनरी फेजेस के अंदर जो पोर्स है उन पोर्स में क्लॉगिंग हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगा, तो फिर हम वहां पे बैक प्रेशर अप्लाई करके उनको वापस से खोलेंगे ताकि अच्छे से दोबारा HPLC उतनी ही एफिशिएंसी के साथ सेपरेशन कर सके। तो बैक प्रेशर बेसिकली हमने क्यों किया, क्योंकि जब हम सेपरेशन कर रहे थे पहले नॉर्मली, तो सेपरेशन करने की वजह से जो कंपाउंड्स हैं वो स्टेशनरी फेज में जाके वो ब्लॉक कर गए, वो चिपक गए वहां पे। तो क्योंकि आपको पता भी है कि हमने यहाँ पे बहुत फाइन साइज की स्टेशनरी फेज यूज करी है और फाइन साइज में क्या होता है कि अडेरेंस ज्यादा होने की वजह से वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो वहां पे हम बैक प्रेशर अप्लाई करके इसकी एफिशिएंसी को फिर से बना सकते हैं। देन जो डिटेक्टर होता है उसके अंदर डिटेक्शन जो किया जाता है वो EMR पे बेस्ड होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे। तो हम फर्स्टली लाइट सेंसर्स के थ्रू लाइट को लगा करके चेक करेंगे या डिटेक्शन करेंगे। तो स्टार्टिंग में जब हमने कोई भी सैंपल नहीं डाला है तो एकदम
स्ट्रेट लाइन आएगी, और जब हम सैंपल डाल देंगे पूरा प्रोसेस हो जाएगा, पूरी HPLC की पीक आ जाएगी, उसके बाद वॉश ऑफ कर देंगे, उसको धो देंगे पूरा स्क्रीन को, तो उसके बाद लास्ट में भी सीधी लाइन आएगी। मतलब सबसे पहले एकदम ब्लैंक में स्ट्रेट लाइन आई, उसके बाद हम जैसे जैसे सैंपल आने लगा, HPLC से सेपरेशन होने लगा, तो वैसे वैसे पीक ऊपर उठी, एक सर्टेन टाइम के लिए कांस्टेंट रही, और फिर जैसे जैसे सैंपल का अमाउंट कम होने लगा वैसे वैसे वो डिक्रीज होकर के एंड देन स्ट्रेट लाइन आ गई। तो इस तरीके से डिटेक्शन होता है। देन नेक्स्ट है इस HPLC के एडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस के अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि ये जो सेपरेशन कैपेसिटी है इसकी वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ज्यादा सेपरेशन कैपेसिटी है, और ये जो एनालिसिस देती है वो डिफरेंट मल्टीपल कंपोनेंट्स की देती है। मतलब बहुत ज्यादा अगर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है तो उनको भी ये अच्छी तरीके से सेपरेट कर देगी, उनको भी एनालाइज कर देगी। देन सेकंड है कि इसकी क्वांटिटेटिव कैपेबिलिटीज और रिप्रोड्यूसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। थर्ड है कि इसकी जो एनालिटिकल कंडीशंस है वो काफी मॉडरेट होती है, और इसके लिए इस सैंपल को वेपराइज करने की कोई नीड नहीं होती है। फोर्थ एडवांटेज है कि इसकी सेंसिटिविटी काफी ज्यादा है। फिफ्थ है कि सैंपल का जो कंजप्शन है वो काफी कम होता है। सिक्स है कि इसमें जो प्रिपरेटिव सेपरेशन है वो काफी इजी है, और सैंपल का प्यूरिफिकेशन भी बहुत इजी होता है। सेवंथ है कि इसमें जो एनालिसिस है वो काफी साइमल्टेनियसली हो जाता है। एट एडवांटेज है कि इसके थ्रू हमें हाई रेजोल्यूशन मिलता है। नाइन्थ है कि इसकी सेंसिटिविटी काफी ज्यादा होती है। टेंथ है कि इसकी रिपीटेबिलिटी काफी अच्छी है, मतलब कि आप इसको बार बार यूज कर सकते हो। जैसे कि हमने अभी बैक प्रेशर भी देखा, तो अगर क्लॉगिंग होगी तो आप बैक प्रेशर अप्लाई करके भी दोबारा यूज कर सकते हो। तो गुड रिपीटेबिलिटी है। देन 11th है कि नॉट डिस्ट्रक्टिव, यानी कि खराब नहीं होता है, टूटता नहीं, क्योंकि हमने इसको स्टेनलेस स्टील का बना दिया है, तो अभी हाई प्रेशर अप्लाई करने पे भी ये टूटेगा नहीं, तो डिस्ट्रक्टिव नहीं है। 12th मॉडरेट एनालिसिस कंडीशंस, मींस की कंडीशन जो है इसको रन करने की, इसको सेटल करने की, वो काफी मॉडरेट है, हम नॉर्मली इसको रन कर सकते हैं लेबोरेटरी में भी। और लास्ट इसका जो फ्रैक्शनेट है, इसकी जो प्यूरिटी है वो काफी इजी है, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से जो कंपोनेंट्स है उनको सेपरेट कर सकते हैं, फ्रैक्शनेट कर सकते हैं, उनको प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं। देन नेक्स्ट आते हैं कि HPLC को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो फर्स्ट इसको यूज किया जाता है organic substances like sugar, lipids, nucleic acid, amino acids and proteins, peptides, steroids और amines etc. के सेपरेशन के लिए। सेकंड, मेडिकल प्रोडक्ट्स लाइक ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स के सेपरेशन के लिए। थर्ड, फूड प्रोडक्ट्स लाइक विटामिन्स, फूड एडिटिव्स, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स, अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा के सेपरेशन के लिए। फोर्थ, environmental samples like inorganic ions, hazardous organic substance etc. के सेपरेशन के लिए। फिफ्थ है ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक सिंथेटिक पॉलीमर्स, एडिटिव्स एंड सर्फेक्टेंट्स को सेपरेट करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए। देन नेक्स्ट, ड्रग्स की डिस्कवरी के लिए। नेक्स्ट, क्लिनिकल एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट, प्रोटामीन्स के लिए। नेक्स्ट, फोरेंसिक केमिस्ट्री के अंदर इसका यूज किया जाता है। ड्रग मेटाबॉलिज्म की स्टडी के लिए इसका यूज किया जाता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। डायग्नोस्टिक स्टडीज में इसका यूज किया जाता है। कॉस्मेटिक्स के एनालिसिस के लिए इसका यूज किया जाता है। स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन्स के डिटर्मिनेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस में HPLC यूज होती है। देन बाइल एसिड मेटाबोलाइट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लिनिकल एप्लीकेशंस में HPLC का यूज किया जाता है। बायोकेमिकल जेनेटिक्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड इन द लास्ट थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग दैट इज TDM के लिए भी HPLC का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा HPLC बेसिकली कंप्लीट होता है। बट एक एक्स्ट्रा चीज जो सर ने बताई थी वो था HPLC और UPLC के अंदर डिफरेंस। तो सर इसको कंटिन्यू करना है? समझा तो बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया बता रहे। तो हम HPLC और UPLC के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो UPLC के अंदर जो स्टेशनरी फेज होती है उसका पार्टिकल साइज
2 माइक्रोन, टाइपिकली 1.7 माइक्रोन तक होता है, जबकि HPLC के अंदर पार्टिकल साइज 3 to 5 माइक्रोन तक होता है। सेकंड है कि यूपीएलसी जो है वो हाई प्रेशर पे ऑपरेट होती है, और क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल साइज कम है, इस वजह से इसका मैक्सिमम बैक प्रेशर 1000 बार्स पर 100 एम पास्कल तक होता है, जबकि जो एचपीएलसी होती है ये रिलेटिवली लो प्रेशर पे ऑपरेट होती है कंपैरेटिव टू यूपीएलसी, और इसका मैक्सिमम बैक प्रेशर जो है वो 300 to 400 बार्स तक होता है। थर्ड है कि जो यूपीएलसी है उसका इनर डायमीटर जो है कॉलम का वो जनरली 0.75 to 1.8 mm तक होता है, जबकि एचपीएलसी का 3 to 10 mm तक होता है। नेक्स्ट जो यूपीएलसी है उसके कॉलम का जो डायमेंशन है वो 150 to 2.1 mm या 1 mm लेंथ मल्टीप्लाई विद डायमीटर होगा, जबकि जो एचपीएलसी है उसके अंदर लेंथ तो सेम रहेगी 150, लेकिन जो डायमीटर है वो चेंज हो जाएगा, वो 3.2 to 4.6 mm तक हो जाएगा। देन जो यूपीएलसी है वो मोर सिलेक्टिव है, मोर सेंसिटिव है, जबकि जो एचपीएलसी है वो लेस सिलेक्टिव और लेस सेंसिटिव होती है। यूपीएलसी जो है उसकी रिजॉल्विंग पावर काफी ज्यादा है, जबकि एचपीएलसी की कंपैरेटिव टू यूपीएलसी कम होती है। देन जो यूपीएलसी है वो उसका जो प्रोसेस साइकिल टाइम है वो कम होता है, और इसकी वजह से जो एंड प्रोडक्ट मिल रहा है हमें उसकी क्वालिटी अश्योर होती है, कम कॉस्ट पे ये ऑपरेट हो जाता है, इसका जो रनिंग टाइम होता है वो भी कम होता है, जबकि एचपीएलसी के अंदर ऑपरेशन का कॉस्ट काफी ज्यादा होता है, रनिंग टाइम ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू यूपीएलसी। देन नेक्स्ट है कि जो यूपीएलसी होती है उसके अंदर सॉल्वेंट का कंजप्शन कम होता है, और सैंपल जो है वो थ्रू आउट इंक्रीज हो रहा होता है, जबकि एचपीएलसी के अंदर जो सॉल्वेंट का कंजप्शन है वो ज्यादा होता है और कम सैंपल फ्लो कर पाता है। देन नेक्स्ट है कि जो यूपीएलसी है इसके अंदर बैक प्रेशर जो है वो हाई होता है कंपैरेटिव टू जो कन्वेंशनल एचपीएलसी है, जिसकी वजह से जो कॉलम है उसकी जो लाइफ होती है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसमें जो कॉलम है उसमें कोगुलेशन हो जाता है। अब अगर आप इसके अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो बैक प्रेशर की जो प्रॉब्लम आ रही थी वो कम हो जाएगी, जबकि हमने पहले ही देख लिया कि जो एचपीएलसी है उसके अंदर बैक प्रेशर कम होता है, इस वजह से इसकी जो लाइफ होती है वो ज्यादा होती है, मतलब इसके कॉलम्स जो है वो ज्यादा टाइम तक चलते हैं। फिर नेक्स्ट है कि जो यूपीएलसी है इसके अंदर पार्टिकल साइज जैसे कि हमने पहले भी देखा कि 2 माइक्रोन अराउंड होता है, तो इस वजह से ये मोस्टली नॉन रीजनरेबल होते हैं और इसकी वजह से इसका यूज काफी कम होता है, जबकि एचपीएलसी का यूज कंपैरेटिव टू यूपीएलसी ज्यादा किया जाता है। यूपीएलसी जो है ये सैंपल के इंट्रोडक्शन के लिए हाई प्रिसीजन इसमें रिक्वायर्ड है, जबकि एचपीएलसी में इतना ज्यादा हाई प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देन जो यूपीएलसी है इसके अंदर जो डिटेक्टर्स यूज होते हैं वो स्मॉल फ्लो रेट पे रन होते हैं, उनका जो डिटेक्शन वॉल्यूम होता है वो कम होता है, और इस वजह से इसमें हाई डाटा सैम्पलिंग रेट की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि जो एचपीएलसी है इसके अंदर जो डिटेक्टर्स यूज होते हैं वो हायर फ्लो रेट पे होते हैं, मींस कि उनका फ्लो रेट ज्यादा होता है और डिटेक्टर वॉल्यूम भी हाई होता है। जो यूपीएलसी है इसके अंदर जो स्टेशनरी फेज होती है उसको मॉडिफाइड करके हाई प्रेशर पे भी उसको रख सकते हैं, और इसके एग्जांपल है HIBRID दैट इज हाइब्रिड ऑफ इनऑर्गेनिक सिलिका एंड ऑर्गेनिक ग्रुप्स आर यूज। इसके अंदर जो यूज कर सकते हैं हम स्टेशनरी फेज वो है ब्रिज्ड इथाइलिन हाइब्रिड दैट इज BEH, हाई स्ट्रेंथ सिलिका दैट इज HSS, चार्ज सरफेस हाइब्रिड दैट इज CSH। एज इन स्टेशनरी फेज हम यूज कर सकते हैं इसको मॉडिफाइड करके, जबकि जो एचपीएलसी है इसके अंदर इनऑर्गेनिक जो सिलिका है उसको हम मॉडिफाई करके डिफरेंट पोलैरिटी का स्टेशनरी फेज बना सकते हैं। देन जो यूपीएलसी होती है इसके अंदर इंजेक्शन वॉल्यूम काफी कम होता है जो कि अराउंड 2 माइक्रोलीटर तक होगा, जबकि एचपीएलसी के अंदर जो इंजेक्शन वॉल्यूम है वो ज्यादा होता है, ये अराउंड 5 माइक्रोलीटर तक होगा। यूपीएलसी के अंदर रन टाइम कम है, एचपीएलसी के अंदर ज्यादा है। यूपीएलसी के अंदर
जो प्लेट काउंट है वो ज्यादा होता है एनालिसिस के टाइम पे, जबकि एचपीएलसी के अंदर प्लेट काउंट कम होता है। देन यूपीएलसी के अंदर जो सिस्टम है वो हाई प्रेशर पे होता है और इसके अंदर जो पंप्स होते हैं उनकी हाई एफिशिएंसी रिक्वायर्ड होती है, जबकि एचपीएलसी के अंदर पंप्स जो है, पूरा सिस्टम जो है वो कम एफिशिएंट होता है कंपैरेटिवली, और पंप्स की भी एफिशिएंसी कंपैरेटिवली कम रिक्वायर्ड होती है। लास्ट है कि जो यूपीएलसी है इसके अंदर एक्स्ट्रा कॉलम डिस्पर्जन जो है वो कम होता है, जबकि यूपीएल एचपीएलसी के अंदर क्या होता है कि एक्स्ट्रा कॉलम के जो बैंड्स आते हैं वो ज्यादा ब्रॉडन आते हैं, मींस कि यूपीएलसी में इतने ज्यादा ब्रॉड नहीं आएंगे जबकि एचपीएलसी में ज्यादा ब्रॉड आएंगे और उनकी पीक कंपैरेटिवली कम आएगी। तो ये डिफरेंसेस हुए एचपीएलसी और यूपीएलसी के अंदर। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है टॉपिक दैट इज एचपीएलसी। थैंक यू। बहुत बढ़िया पढ़ाया तुमने, पूरी मेरी जो पुराना था पूरा रिवीजन हो गया मेरा। थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ाया। थैंक यू सर।